हेलो दोस्तों, नमस्कार। बादल सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीईटी 2016 में हिंदी के जो 30 प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का हल हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आपके लिए इस प्रश्न को लाने का मकसद ये है कि परीक्षा नज़दीक है और आप एक बार परीक्षा में जाने से पहले इसका रिवीजन कर लें तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी करते हुए हम आज ये क्लास प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थी अर्थात इसका उल्टा जो शब्द है, विपरीत अर्थ शब्द जो है समष्टि, समष्टि का जो मतलब होता है वो होता है समूह। समष्टि का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है समूह, अर्थात समष्टि समूह को बताता है। और तो समूह, इसका उल्टा क्या होगा? विशिष्ट नहीं होता है। विशिष्ट मतलब विशेष होता है, ये होगा नहीं आपका। अशिष्ट मतलब होता है दुष्ट, असभ्य, असभ्य, ये भी नहीं होगा। अपुष्टि मतलब होता है जिसकी पुष्टि ना की गई हो, जिसको प्रमाणित, अप्रमाणित जिसको कहते हैं अप्रमाणिक, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? व्यष्टि। हमारा सही उत्तर क्या होगा? व्यष्टि होगा। ठीक। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? व्यष्टि। व्यष्टि मतलब होता है एक इकाई, एक इकाई या व्यक्तिगत, या व्यक्तिगत। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? व्यष्टि। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि। ठीक। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप। तद्भव रूप है। ठीक। करपट, करपट जो शब्द है वो संस्कृत का शुद्ध शब्द है। करपट शब्द रूप दो तरह के होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। एक होता तत्सम, अर्थात संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो उसका बदला हुआ रूप होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव रूप जो करपट शब्द है उसका तद्भव रूप होगा कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। करपट मतलब कपड़ा होता है संस्कृत में, तो इसका जो बिगड़ा मतलब जो तद्भव रूप होगा वो भी क्या होगा? कपड़ा होगा। कपट मतलब छल होता है, कारपेट बिछाने वाला होता है, कपूर आप जानते ही हैं। ठीक है। तो कपड़ा करपट का तद्भव रूप हो गया, करपट का जो तद्भव रूप हो गया वो हो गया कपड़ा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म में शुद्ध है? सर ये युग्म है, ध्यान रखिएगा, इसको युग्म नहीं है, युग्म है। ये शब्द युग्म मतलब तो जोड़ा है। तो निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म में शुद्ध है? ठीक है। तो शुद्ध हम देखते हैं। तो सबसे पहले बारात, बारात जो होता है ये अशुद्ध होता है। बसंत ये शुद्ध है, तो ये दोनों तो शुद्ध नहीं है, इसमें एक अशुद्ध हो गया, एक शुद्ध हो गया। दूसरा आते हैं बारात और बसंत। बारात होता है, बारात होता है जिसको वर यात्रा या शादी की यात्रा जो बोलते हैं उसको वर यात्रा या शादी की यात्रा, और बसंत ये मौसम है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये बारात गलत हो गया, बसंत दोनों गलत हैं। ये बारात तो सही है, बसंत गलत है, तो इसलिए जोड़ा सही है, वो हमारा बी ऑप्शन सही है, बारात और बसंत। अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, अर्धस्वर इनमें से कौन है? अर्धस्वर, अर्धस्वर माना जाता है या, वा, रा और ला, इन चार को हम अर्धस्वर मानते हैं। इन्हीं को अंतस्थ भी कहा जाता है, अंतस्थ, इनको अंतस्थ भी कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है अर्धस्वर या और वा। ठीक। इसको अर्धस्वर मानते हैं। ई वो पूर्ण स्वर होते हैं, रे रे भी पूर्ण स्वर होता है, री भी स्वर होता है, श जो होता है ये व्यंजन होता है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा अर्धस्वर में या और वा। ठीक। तो अर्धस्वर या और वा पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोर की, माफ़ कीजिएगा टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। चोर की दाढ़ी
दाढ़ी में तिनका, खिड़की नहीं है, गलत है ये। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये गलत है। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना और अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका सही ऑप्शन है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। जब कहीं भी अपराध होता है और पकड़ा जाता है कोई, तो अगर जो चोरी किया रहता है वो हमेशा सशंकित रहता है, और जब पकड़ में आता है तो लोग ये कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका था, तो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ये आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है आगार। आगार का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान आगार कहलाता है, रहने का स्थान। प्राक कथन, प्राक कथन होता है जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका, आपने देखा होगा कोई किताब लिखी जाती है तो सबसे पहले प्राक कथन लिखा जाता है। प्राक कथन, प्रस्तावना या भूमिका जिसको कहते हैं। पृष्ठपेषण और प्रस्तावना, प्रस्तावना हमने आपको बता ही दिया सबसे पहले होता है, तो ये तो होगा नहीं, प्रस्तावना होगा नहीं। आगार रहने का स्थान होता, प्राक कथन जो होता है वो भी प्रस्तावना या भूमिका कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठपेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृष्ठपेषण। सही जवाब है पृष्ठपेषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से भाई संज्ञा है नहीं, बुद्धिहीन शब्द संज्ञा होगा नहीं। सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, यह किसी का नाम नहीं है। सर्वनाम भी नहीं हो सकता है, क्रिया भी नहीं हो सकता है, तो सही ऑप्शन हमारा का विशेषण है। जैसे राम बुद्धिहीन है या श्याम बुद्धिहीन है, इसमें राम और श्याम की विशेषता बताई जा रही है, तो ये बुद्धिहीन शब्द जो होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा तीसरा होगा विशेषण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से, ध्यान रखिए जहाँ पर से शब्द आए, जहाँ अगर कहीं किसी वाक्य में से शब्द आता है और से शब्द जो होता है वो उससे अगर अलगाव प्रकट हो, क्या प्रकट हो? अलगाव, अर्थात कोई चीज़ अलग हो रही हो, तो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। छत से ईंट गिरी, यहाँ छत से ईंट अलग हो रही है, छत से गिर के नीचे आ रही, जमीन पे आ रही है, तो छत से ईंट अलग हो रही है, इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अलगाव के लिए हमेशा अपादान कारक होता है। तो हमारा पहला उत्तर, पहला ऑप्शन सही है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महोर्म का संधि विच्छेद है। महोर्म, महोर्म का संधि विच्छेद है महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी और महत धन उर्मी। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी। ये जो हमारा संधि होगा, ये इस संधि का नाम है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब अ के बाद उ अगर आता है, चाहे ह्रस्व उ आए, मतलब छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं, आ और उ। यहाँ पर देखिए महा में आ है और ऊर में ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ बने हैं, इसलिए यहाँ पर ओ की मात्रा बनी हुई है। तो महोर्मी, महाधन ऊर्मी, महोर्मी अर्थात गुण संधि। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चराचरम अर्थात जगत में कौन सा समास है? चराचरम, चराचरम पहले इसमें देखते हैं। चराचरम में दो शब्द हैं। चराचरम में दो शब्द है, पहला है चर और दूसरा है अचर। चर मतलब होता है सजीव, सजीव, और अचर मतलब होता है निर्जीव।
चराचरम चर अर्थात सजीव, और अचर मतलब होता है निर्जीव। तो चरा और चर अचर, तो चराचर बनता है चर और अचर, अर्थात चरम च अचरम च चराचरम। ठीक, ये आता है द्वंद्व समास में। ठीक है, किस में आता है? द्वंद्व। और द्वंद्व समास में भी अगर इसका देखा जाए, विभेद देखा जाए, तो ये होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो चराचर जगत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, और द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व के भी कई भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास होता है, एक शेष द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अगर सही देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा अभि उपसर्ग। इसमें अभि धन आगत अभ्यागत बनता है। अभि धन आगत अभ्यागत। ठीक है, अगर इसको ऐसे इसमें संधि देखा जाए तो ये संधि होगा यण संधि। कौन सी संधि होगा? यण संधि होगा। अभि धन आगत अभ्यागत, अर्थात यण संधि हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद आ आया हुआ है तो या बन गया है अभ्यागत। ठीक, तो इसमें यण संधि होगा। अगर संधि देखें तो यण संधि होगा, और ऐसे अगर उपसर्ग देखा जाए तो अभि उपसर्ग होगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में अनीय प्रत्यय होता है। संस्कृत में अनीय प्रत्यय होता है, उसी का यहाँ पर अनीय लिखा है, तो ये अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय जो कि योग्य अर्थ में को प्रकट करता है, योग्य अर्थ को प्रकट करता है। अनीय जो प्रत्यय होता है वो योग्य अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, तो रमणीय, रम मतलब होता है आनंद, रमण करना, रमण करना मतलब भ्रमण करना होता है। रमण, 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 रमण मतलब होता है भ्रमण करना, भ्रमण करना, विहार करना। ठीक, तो रमणीय अर्थात भ्रमण करने योग्य, रमणीय सुंदर, आनंदित, आनंद। रमण मतलब आनंद, आनंदित होना भी होता है, रमण करना आनंदित करना। तो रमणीय मतलब आनंदित होना, सुंदर होना। ठीक है, ये आनंद के योग्य होता है। चलिए, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? सही ऑप्शन हमारा हो गया है अनीयर प्रत्यय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथ ही, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करऊँ अहिरा समर्थ ही। फिर से देखते हैं पद्य को। पद्य बहुत अच्छा है। लिखा है, बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथ ही, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करऊ अहिरा समर्थ ही। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस का वर्णन किया गया है। आपको हम सही आपको अगर हम इसमें देखें, रस के हिसाब से देखें तो रौद्र रस का वर्णन किया गया है। और ये उस समय, ये जो पंक्ति दी गई है वो रामचरितमानस से दिया गया, तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास का रामचरितमानस, रामचरितमानस। और रामचरितमानस में ये परशुराम का परशुराम का कथन है ये। और परशुराम क्रोध करते हुए कहते हैं, बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथ हैं। तो यहाँ जहाँ क्रोध प्रकट होता है वहाँ रौद्र रस होता है, इसलिए इसमें क्या होगा? रौद्र रस। और रौद्र का स्थायी भाव भी क्रोध होता है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जोदायक फलचार। इसको तो आप जानते हैं, बहुत सुने होंगे आप। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस, जोदायक फलचार। ये आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा का पहला जो दोहा है वो यही है। ठीक है, तो ये पहली बात तो इसमें पूछा हुआ कि जोदायक फलचार, ये पूछ रहा किस विधा की रचना है। ये इसमें किस विधा की रचना है।
विधा की रचना है। ठीक, तो ये दोहा में आता है, क्योंकि ये दोहा की रचना, और दोहा का जो होता है, दोहा का जो लक्षण होता है उसमें पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, 13, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इसमें टाइप होना भूल गए हैं, तो उसके लिए माफ चाहेंगे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ये किस विधा की रचना है? तो विधा पूछा गया है, तो ये दोहा विधा में आता है। दोहा में जो 4 पद होते हैं, पहले और तीसरे पद में जो है 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, तो ये दोहा में आ जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला देखते हैं, लिखा मोहन और गीता गा रही हैं, ये गलती होगा, सीधी सी बात है, गलत होगा, गा रही हैं। ठीक, गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत होगा, देखने में खराब लग रहा, बोलने में भी खराब लग रहा। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये सही होगा, मोहन और गीता गा रही हैं, ये भी गलत होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? मोहन और गीता गा रहे हैं। क्यों होगा? क्योंकि पहली बात तो ये मोहन और गीता है, बहुवचन में हो जाएगा। हिंदी में एक से ज़्यादा है तो बहुवचन है, और बहुवचन में हम रहे हैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोहन मोहन जा रहे हैं, सीता गीता जा रही हैं, तो रहे हैं, अब चूंकि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है तो जा रहे हैं बहुवचन में हो जाएगा, इसलिए शुद्ध होगा मोहन और गीता गा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न संख्या 16 है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? मतलब हिंदी की जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश जो होता है, उसमें अगर इन शब्दों को लिखा जाए तो कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? तो अगर हम क्लीब को लिखें तो पहले का आया हुआ है, उसके बाद ला आया हुआ है, यहीं से देख लेते हैं, और इसके बाद फिर बड़ी की मात्रा लगी है। अगर क्रम में देखें तो का के बाद रा आया हुआ है, कृषक में देखें तो का के बाद फिर रा आया हुआ है, या री की मात्रा कह दें, और किसान में भी का के बाद रा आया हुआ है। ठीक है, तो का के बाद रा आया हुआ है, तो ये तीनों तो पहले ही रहेंगे, और ला जो है रा के बाद आता है, या रा ला, तो ला बाद में आता है, तो ये अक्षर बाद में होगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लीब। फिर से देखिए, क्रम में का के बाद रा आया हुआ है, कृषक में का के बाद रा आया हुआ है, क्लीब में भी रा आया हुआ है, तो जब रा आएगा तो ये बाद में आएंगे, सीधी सी बात है कि रा में बाद में ही आएंगे। और क्लीब में का के बाद ला आया हुआ है, तो जब ला आया हुआ है तो रा के बाद ला आता है, तो इसलिए क्लीब जो है वो पहले, वो सबसे अंत में आएगा, सबसे अंत में आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्लीब। चलिए आगे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 17, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। जब हिंदी गद्य शिक्षण करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, हम लोग बीएड करते हैं तो पाठ योजना बनाना सिखाया जाता है, तो पाठ योजना में उद्देश्य कथन कहाँ पर आता है? तो उद्देश्य कथन पूर्व ज्ञान के पश्चात बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के पश्चात सबसे पहले तो प्रस्तावना ही आ जाता है। ठीक, प्रस्तावना के बाद आदर्श वाचन के बाद मौन वाचन से पहले, तो ये भी नहीं होगा, आदर्श वाचन के पश्चात भी नहीं होगा, पूर्व ज्ञान पश्चात भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? प्रस्तावना के बाद। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि जब हम पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं तो प्रस्तावना के बाद ही हम उद्देश्य लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण, या अर्थात अगर किसी शब्द का अर्थ हमको पता करना हुआ, जैसे कि अगर हमें कि मान लीजिए कोई ऐसा शब्द लिखा हो
जिसका हमें अर्थ बताना हो और बच्चों को वो उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका, व्याख्यान हम चाहे जितना भी दे दें बच्चों को समझ में नहीं आएगा। भ्रमणता का कोई मतलब नहीं है, चित्र निर्माण भी कर दें तो बच्चों को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसका वाक्य में प्रयोग ना करें, जब तक हम उसका वाक्य में प्रयोग ना करें। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सबसे अच्छा तरीका है वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का सबसे अच्छा, चित्र निर्माण तो कोई जानवर दिखाना हो, कुछ भी चित्र बनाना हो तो वो तो समझ में आएगा, लेकिन अगर किसी शब्द का अर्थ प्रयोग करना हुआ तो हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तभी उसका अर्थ सबसे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सब इसका सही उत्तर क्या होगा, वाक्य में प्रयोग। अर्थात किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसका वाक्य में प्रयोग करना, वाक्य में उसका क्या करना, प्रयोग कर देना। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 में, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा किंडरगार्टन पद्धति, ये तो हम लोग बीएड में पढ़ चुके हैं, मॉन्टेसरी भी पढ़ चुके हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, किंडरगार्टन हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग मॉन्टेसरी पढ़ चुके हैं, और मॉन्टेसरी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद फिर जो है डेक्रोली, जो डेक्रोली है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो शिक्षण पद्धति नहीं है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण की ऐसी विधि है जिसका प्रयोग स्व अध्ययन के लिए किया जाता है, स्व अध्ययन के लिए किया जाता है, स्व अध्ययन। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसे शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग हम स्व अध्ययन के लिए करते हैं। यह शिक्षण की एक विधि जरूर है, लेकिन इसका प्रयोग हम स्व अध्ययन के लिए करते हैं। यह भाषा शिक्षण की विधि नहीं, पद्धति नहीं है। ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये स्व अध्ययन की पद्धति है। ठीक, स्व अध्ययन की पद्धति है। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, अभिक्रमित अनुदेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाए, यह मानना किसका है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था, यह किसका वाक्य था। तो ये वाक्य था महात्मा गांधी का। किसका था, महात्मा गांधी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने यह जो अपना विचार प्रकट किया था वो वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा, या बुनियादी शिक्षा में उन्होंने प्रमुखता से बात बताई है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनको उसकी मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये महात्मा गांधी ने कहा था, और उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना जो लाई थी उसमें उन्होंने इस बात को कहा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है अर्थात आगमन प्रणाली ये तो उपयुक्त ही है, निगमन प्रणाली भी है, अव्याकृत प्रणाली भी है। तो सबसे चीज़ जो है वो है कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली जो होता है वो नाटक में प्रयुक्त होता है। नाटक में अभिनय का प्रयोग, या कह रहे कक्षा अभिनय का प्रयोग, ये किसी नाट्य चीज़ को, नाट्य को या किसी नाटक को प्रस्तुत करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण शिक्षण के लिए इसका प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली जो है, अभिनय प्रणाली जो है वो नाटक में प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारा कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, ये नाटक में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन होता था, इसका पहली बात तो प्रकाशन बता दें, इसका प्रकाशन जिन्होंने कराया था वो थे बद्री नारायण
चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेम घन भी कहा जाता था, प्रेम घन के द्वारा कराया गया था। और ये कब कराया गया था? 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में कराया गया था। और शुरुआत कहाँ से कराई गई थी? मिर्ज़ापुर से। आनंद कावनी पत्रिका का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी के द्वारा, जिनका दूसरा नाम प्रेमघन भी था, ये इनके द्वारा इसका प्रकाशन कराया गया था। और ये 1881 में प्रारंभ किया गया था, इसका प्रकाशन शुरुआत किया गया था। और ये मिर्ज़ापुर से इसका शुरुआत हुआ था, मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब मिर्ज़ापुर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना है। ठीक, तो आदिकाल की रचना है, सबसे पहली बात तो रासो से ही प्रकट हो जाता है। अगर रासो शब्द किसी में जुड़ा हुआ हो, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ठीक है, तो रासो शब्द हो तो ये मान के चलिए कि वो आदिकाल की ही रचना है। अगर रासो शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो आदिकाल की ही रचना है। बाकी जो है क्या नाम है, अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाओं में जैसे अखरावट है, तो अखरावट जायसी की रचना है, इसको जायसी जी ने लिखा है। और जायसी जी का जो समय है वो भक्तिकाल है, भक्तिकाल है। छत्रसाल दशक की अगर बात की जाए तो छत्रसाल दशक जो है भूषण की रचना है, महाकवि भूषण का समय रीतिकाल था, रीतिकाल में थे। दीप शिखा की बात अगर की जाए तो ये महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा छायावाद की हैं कवित्री, छायावाद। और खुमान रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। ठीक, और खुमान रासो इसके जो लेखक थे उनका नाम था दलपति विजय, दलपति विजय। ठीक, तो खुमान रासो किसकी रचना थी? दलपति विजय की रचना थी। और ये जो है खुमान रासो ये आदिकाल की रचना है। अखरावट जो जायसी की रचना भक्तिकाल में रची गई है। छत्रसाल जो भूषण की रचना रीतिकाल में रची गई है। और दीपशिखा महादेवी की रचना है जो कि छायावाद अर्थात छायावाद, आधुनिक छायावाद अर्थात आधुनिक काल की रचना है, ये आधुनिक काल की रचना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया खुमान रासो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नारे सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो है काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, यहाँ पर नलिनी का जो संबंध बताया गया है वो जीवात्मा से बताया गया है। और इसकी जो रचना किया है वो कबीरदास ने किया है। किसने किया है? कबीरदास ने। कबीरदास जीवात्मा को नलिनी की उपाधि देते हैं, नलिनी से उसकी तुलना करते हुए, या नलिनी से इसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, अर्थात यहाँ जीवात्मा का वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसकी रचना जो है कबीरदास ने की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह जो है वो है चिंतामणि, वो है चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो है, निबंध संग्रह चिंतामणि है। अगर माटी के फूल की बात करें तो माटी का फूल राम वृक्ष वेनीपुरी का है, राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना है। क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, अगर इसकी बात करें तो ये कन्हैया लाल की है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इनका पूरा नाम था, कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र। और अगर आलोक पर्व की बात की जाए तो आलोक पर्व है हजारी प्रसाद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। तो दूसरा ऑप्शन सही है, माटी का फूल राम वृक्ष बेनीपुरी का है, क्षण बोले कल मुस्कुराए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? चिंतामणि।
चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो रामधारी दिनकर जिनकी बात की, अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो राष्ट्रवादी कवि इनको कहा जाता है और दिनकर इनकी उपाधि है। इन्होंने उर्वशी जो रचना लिखी थी उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ था वो उनको मिला था 1972 ईस्वी में। किसमें? 1972, अर्थात बी या दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो सही ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं 27 प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 का है, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष, निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष का मतलब होता है मांस रहित भोजन। जो मांस रहित भोजन होता है उसको हम कहते हैं निरामिष। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं हम, एक मिनट, उसको हम कहते हैं निरामिष। मांस रहित भोजन जो होता है उसको हम निरामिष कहते हैं। मोक्ष का जो इच्छुक होता है उसको कहते हैं मुमुक्ष। उसको हम क्या कहते हैं? मुमुक्ष। रात्रि में विचरण करने वाला जो होता है उसको हम निशाचर कहते हैं, आप जानते ही हैं। और मृत्यु का जो इच्छुक होता है, मृत्यु का जो इच्छुक होता है उसको हम कहते हैं मुमूर्षु। मुमूर्षु, मृत्यु का इच्छुक। तो मांस रहित भोजन के लिए क्या है? मांस रहित भोजन जो होता है उसी को हम निरामिष कहते हैं, अर्थात पहला ऑप्शन सही हमारा है। मोक्ष का जो इच्छुक होता है उसको मुमुक्ष कहते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर, और मृत्यु का जो इच्छुक होता है उसको हम मुमूर्ष कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहद शब्द है, शहद कैसा शब्द है? शहद में तत्सम है, तद्भव है, देशज है और आगज है। तत्सम शब्द क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। तत्सम जो शब्द होता है वो संस्कृत के शुद्ध शब्द को कहा जाता है। संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव क्या होता है? उसी संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। देशज शब्द जो होता है, देशज जो अपने देश के ही शब्द होते हैं, कई क्षेत्रीय क्षेत्रीय क्या कहते हैं, मतलब दूसरे क्षेत्रीय क्षेत्रों से, या कह सकते हैं दूसरी जगहों से लिए गए हैं अपने ही देश में, उसको देश शब्द कहते हैं। और आगत शब्द जो होता है वो जो अन्य विदेशी भाषाओं से या जो अन्य दूसरे देश की भाषा है उनसे जो आया हुआ शब्द होता है उसी को हम आगत कहते हैं। जो दूसरे देशों की भाषा से, जो विदेशों से आई हुई भाषा, उसको हम आगत भी कहते हैं और उसी को हम विदेशज भी कहते हैं। विदेशज भाषा कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विदेशज भाषा कहते हैं। ठीक है, विदेशज भाषा कहते हैं। तो शहद जो शब्द है, अगर इस शहद शब्द की बात करें तो ये अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा के। और अरबी भाषा अपने देश की भाषा तो है नहीं, तो इसलिए ये कौन सी भाषा हो जाएगी? आगत भाषा। तो शहद शब्द जो है वो आगत भाषा है। ठीक, शहद शब्द जो है वो कैसा है? वो है आगत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग होता है किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग होता है स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता का मतलब होता है स्त्री। ठीक, जंगल जो वन कहलाता है, पुस्तक तो होता ही है। तो वनिता शब्द जो होता है उस किस अर्थ में आता है? वो स्त्री अर्थ में आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो शब्द है वो है विष्णु, वो है विष्णु का पर्याय। ठीक, तो मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का पर्याय। ठीक, तो ये था आज का 30 प्रश्न। UPTT 2016 के हिंदी के जो 30 प्रश्न हैं उनका हम हल आपके पास लेकर के आए थे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी हो या कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ आपको फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।